नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएनएस के स्पेशल शो में। हमने देखा है कि मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल, माइक्रो बहुत सारे कैटेगरीज में शेयर्स होते हैं और अलग-अलग इन्वेस्टर कैटेगरीज उसमें पैसे लगाते हैं। पिछले कुछ दिनों में हम लोग देख रहे हैं 3-4 महीने से तो माइक्रो कैप में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है 27% की, जबकि लार्ज कैप बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। तो मन में एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि इन स्टॉक्स में इतनी तेजी क्यों होती है कि सबसे पहले यही रन अप करते हैं? लंबे समय में जो अच्छे प्रदर्शन करते हैं वो बहुत अच्छा क्यों करते हैं? और इनको कैसे समझा जाए? क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट होता है स्मॉल माइक्रो का जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पास एक्सेस नहीं होती उनको जानने की। तो कैसे उनको समझा जाए? और चूँकि वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं तो उनमें कैसे निवेश किया जाए? डायरेक्ट करना चाहिए या किसी फंड के थ्रू करना चाहिए? ये ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिन पर कम बात होती है हमारे जनरल चैनलों में या मीडिया में। आज मैंने सोचा कि इस पर बातचीत करनी चाहिए क्योंकि एक ऐसी फंड मैनेजर हैं जो बहुत यंग हैं और उन्होंने बहुत सक्सेसफुली ऐसा एक फंड चला रखा है। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं त्रिशा गुप्ता से। त्रिशा यस। का एक स्टेप ट्रेड करके फंड है जो एआईएफ है और सीए हैं त्रिशा। बहुत ही यंग एज से इन्होंने फंड मैनेजर की भूमिका निभानी शुरू कर दी। तो आज यही सब पूछेंगे कि कैसे किया, क्यों किया और इतना बड़ा यूनिवर्स था कि कहीं भी चूज़ कर सकते थे, यहीं पे क्यों आया जो सबसे मतलब फंड मैनेजमेंट में भी सबसे टफ वाला सेगमेंट ये है। तो कृषा बहुत-बहुत स्वागत है टीएनएस के इस शो में। तो पहले तो यहीं से शुरुआत करें कि अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए आप मुझे? थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा प्रोफाइल इंट्रोडक्शन के लिए। मैंने मेरी शुरुआत इस फील्ड में फंड मैनेजमेंट में जब मेरी सीए की पढ़ाई चल रही थी तब से ही शुरू हो गई थी। बिकॉज़ मेरी सीए की पढ़ाई भी पूरी कैप मतलब मेरा जो आर्टिकलशिप था वो पूरा एक्सपीरियंस कैपिटल मार्केट्स में रहा है। मैं तब कंपनी के आईपीओ पे वर्क कर रही थी। तो वहाँ से मेरा मेन बेस स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क किया जिसमें भी मैं इन्वेस्टर रिलेशंस में थी। तो उधर भी मैं इन्वेस्टर्स और उन लोगों से कोऑर्डिनेट करती थी फॉर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। एंड देन साइड बाय साइड मैं अपना फैमिली ऑफिस हमेशा से मैनेज करती आती थी। तो उसी टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि फैमिली ऑफिस के साथ-साथ इन्वेस्टर्स का फंड मैनेज करना वुड बी मच बेटर एंड उसमें आगे बढ़ पा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्टार्ट करने का सोचा था। ये किस सन की बात होगी, कितने साल पहले की? ये 22-23 के आसपास स्टार्ट हुआ था। कोविड के इमीडिएट बाद यस, मार्केट 2022-23 फॉक्स। में आप फिर उसके बाद जॉब छोड़ दी और आपने तो ये जब आपने यस। डिसाइड किया कि हम एक अल्टरनेट फंड बनाएँगे, फंड में भी अल्टरनेट वाला फंड बनाएँगे जो कि और भी तरीके के फंड हो सकते हैं, जिसका टिकट साइज़ ही 1 सीआर होता है। उसमें भी आपने सोचा हम स्मॉल, माइक्रो, अनलिस्टेड में जाएँगे जो कि और थोड़ा-सा टफ माना जाता है। वो कैसे सोचा? उसके पीछे क्या सोच थी? स्मॉल माइक्रो कैप का एक रीज़न हमेशा से था। जब मेरी सीए आर्टिकलशिप चल रही थी और मैंने जिस कंपनी के आईपीओ पे वर्क किया था, वो एसएमई प्लेटफ़ॉर्म पे आ रही थी। तो एसएमई प्लेटफ़ॉर्म पे जो कंपनी लिस्ट होती है, उसका डीआरएचपी प्रोसेस, उस कंपनी की रिसर्च कैसे की जाती है एंड इन डेप्थ कंपनी में एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो सब मैंने उसी टाइम पे सीख लिया था। एंड उसी के मर्चेंट बैंकर्स, लीगल एडवाइज़र्स से किस तरह से डील किया जाता है, मैंने वही वहाँ पे ही वो चीज़ सीख ली थी। तो इंस्टेड ऑफ टैपिंग द ब्लू चिप जिसमें इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल लेवल्स के थ्रू ही मिल सकती है। मुझे ऐसी इंडस्ट्री टैप करनी थी, जिसमें मुझे बिज़नेस समझ में आता है। जिसमें एक्चुअली में क्या प्रोसेस रन होता है एंड किस तरह से पूरा बिज़नेस वर्कआउट होता है, वो मुझे समझ में आता है। एंड दैट इज़ हाउ मैंने स्मॉल कैप टारगेट किया बिकॉज़ स्मॉल कंपनीज़ जिस तरह से होती है, उनका एनालिसिस इज़ मच बेटर। मतलब आप इन डेप्थ जा सकते हो, आप बिज़नेस को समझ सकते हो रादर देन चूज़िंग एनी ब्लू चिप कंपनी। तो दैट इज़ व्हाई स्मॉल कैप वाज़ ऑलवेज़ प्री डिसाइडेड। मतलब क्योंकि मैंने जिस कंपनी में पूरी तरह से वर्क किया, मेरे लिए वही एक्सपीरियंस सबसे सही रहा है। तो इसके लिए मैंने इंडियाज़ फर्स्ट एसएमई एक्सचेंज फंड वी स्टार्टेड। तो एंड दैट टाइम एसएमई एक्सचेंज का रैली भी चल रहा था। तो इट वाज़ हुँ, काइंड ऑफ अ मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी हो रहा था उस टाइम पे एसएमई मार्केट में। बट हुँ, ओवरऑल मेरे लिए टू टारगेट अनलिस्टेड ऑल्सो वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ था क्योंकि जब मैंने
पूरे एक कंपनी को बेस से देखा है कि एसएमई कंपनी आईपीओ लाती क्यों है, एक स्मॉल कंपनी को आईपीओ लाना क्यों है, इसकी नीड से लेकर वो फंड्स कैसे यूटिलाइज करती है, एंड देन वो फंड्स यूटिलाइज करके उसका ग्रोथ कैसे होता है। जब मैंने वो इन हैंड प्रैक्टिकली देखा है फॉर 3-4 years, तो वहां से ही मेरा डिसीजन था कि मुझे एसएमई मार्केट को टैप करना है, मतलब उन कंपनीज को बेसिकली टैप करना है जिनकी ग्रोथ बहुत हो सकती है। और प्रमोटर को फोन करना भी आसान होता है, वो तो तुरंत हाँ, फोन पे आके अपनी इट्स जानकारी देंगे। इट्स बड़ी कंपनियों में तो ये भी मुश्किल होता है कि प्रमोटर से एग्जैक्टली। बात ही नहीं हो पाती, कॉन्फ्रेंस कॉल हाँ, ज्वाइन करो और एक सवाल पूछो। तो वैसे हाँ। अहमदाबाद की तो हवा में ही बिजनेस है, तो आप वहीं से पली बढ़ी, तो आपने सोचा होगा ये सही इलाका है, हर गली में 2-4 बिजनेस प्रमोटर बैठे हुए हैं, हर गली में। तो राइट है ना? ये यस, यस। ये सोचा होगा। अब थोड़ा हमें अपने स्टेप ट्रेड के बारे में बताइए, जो आपकी कंपनी है और किस तरीके के फंड आप मैनेज करते तो स्टेपटेड कैपिटल 3 years पहले स्टार्ट हुआ। हमने अपना फर्स्ट फंड चाणक्य अपॉर्चुनिटीज फंड नाम से स्टार्ट किया था, जो प्योरली एसएमई फोकस्ड फंड था, जिसमें बिकॉज इट इज अ कैटेगरी 2 एआईएफ, वी वर टारगेटिंग अनलिस्टेड कंपनीज एंड लिस्टेड कंपनीज बोथ। तो अनलिस्टेड कंपनीज वर प्योरली प्री आईपीओ कंपनीज जिनका आईपीओ मे बी 18 to 36 months में आ सकता है एंड उस वैल्यूएशंस पे आ सकता है। तो हमारा वो टारगेट था। एंड लिस्टेड में भी वी वांटेड टू टारगेट ओनली एसएमई सेगमेंट, लाइक एसएमई एक्सचेंज। बट उसमें बिकॉज एक कैपिंग होता है कि 75% से ज्यादा हम नहीं कर सकते, तो 25% वी केप्ट इट फॉर माइक्रो कैप अंडर मेन बोर्ड। तो उस तरीके से हमने सिर्फ स्मॉल कंपनीज को स्टार्ट किया। 1 year आफ्टर दैट हमें प्योरली लिस्टेड मार्केट को टैप करना था, तो हमने स्टेप ट्रेड रेवोल्यूशन फंड नाम से एक सेकेंड फंड लॉन्च किया, विच इज अ कैटेगरी 3 ओपन एंडेड फंड, जिसमें से सिर्फ लिस्टेड इक्विटीज मार्क होते हैं। टारगेट अभी भी वही है, माइक्रो कैप, बट बिकॉज हमें प्योर लिस्टेड भी टारगेट करना था, दैट वाज अनदर फंड। तो वहां से वो लिस्टेड इक्विटीज को टारगेट करता गया। आज हम हमारे पास ऐसे 4 फंड्स हैं जिनकी स्ट्रैटेजीज थोड़ी अलग अलग है। इट इज अ मिक्स ऑफ अनलिस्टेड लिस्टेड, परसेंटेजेस डिफरेंट है, किसी में 25% अनलिस्टेड है, किसी में 75% लिस्टेड है, बिकॉज अनलिस्टेड का वैल्यूएशन बहुत डिफरेंट होता है, लिस्टेड का वैल्यूएशन बहुत डिफरेंट होता है। लिस्टेड हैं? ट्रैक हो जाता है, अनलिस्टेड ट्रैक भी नहीं होगा, तो उसको 3 साल के लिए छोड़ के उसकी वैल्यूएशन क्या आएगी। तो जब भी फंड्स में रेशियोज डिफरेंट होते हैं कि 25% अनलिस्टेड होगा किसी फंड में, तो उसकी वैल्यूएशन सिर्फ 25% की ही मल्टी बैगर टाइप बनती है, एंड किसी में 75% अनलिस्टेड होगा तो उसके बहुत अलग तरह के रिटर्न्स होंगे। तो एज पर इन्वेस्टर क्राइटेरिया, जो जो जैसी रिक्वायरमेंट्स हमको लग रही थी एज पर ऑप्शंस, हमने उस तरीके से 4 फंड्स लॉन्च करे। तो वी स्टैंड एट अ 400 crore AUM राइट नाउ विद इन 3 years। द रीजन हमारे पास 4 फंड्स है लेकिन हमारे पास छोटे साइज के फंड्स है, इज बिकॉज मेरा इंटेंशन हमेशा वो रहा है कि जस्ट लाइक मैं किसी कंपनी को रीच आउट कर सकती हूँ कभी भी, माई इन्वेस्टर्स शुड बी एबल टू रीच आउट टू मी। एंड मुझे हुँ, इसलिए हमेशा से एक छोटे बुटीक फंड्स रखने थे, जिसके थ्रू मैं वो 1 crore के इन्वेस्टर्स, वो HNI इन्वेस्टर्स को प्रॉपरली समझा पाऊँ हमारा फंड, एंड वो मेरे से कभी भी रीचेबल रहे। तो दे शुड ऑल्सो बी एबल टू ट्रस्ट मी। एंड बेसिकली अगर हम किसी 10,000 crore के फंड में अगर डाल देते तो फंड मैनेजर से कभी बात नहीं हो पाती। एंड ट्रू। बिकॉज मुझे हमेशा से प्रमोटर्स के साथ कनेक्शन रखना सही लगता था, व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, आई हैव ऑलवेज वांटेड कि इन्वेस्टर अगर मेरे फंड में इन्वेस्ट करता है तो दे शुड बी एबल टू बी इन टच विथ मी। तो वॉव! इसके लिए छोटे फंड्स लॉन्च करने का पर्पस था। तो 400 करोड़ का फंड आप मैनेज कर रही हैं और 3-4 तरीके के फंड हैं आपके पास, लिस्टेड, अनलिस्टेड, कमेंडेबल है। ये बताइए कि जब आप एकदम यंग एज की थी और अभी भी आपकी उम्र बहुत कम है, तो आपके फादर या घर में नहीं लोगों ने कहा कि अरे भी क्यों इतना नौकरी करो आराम से, ये फंड-वंड के चक्कर में कहाँ पड़ रही हो? नहीं, मैं बिज़नेस फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। हुँ, इनफैक्ट मेरे पापा हैड मतलब मेरा डैड हैड बीन अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर, बट उन्होंने कभी भी ये प्रोफ़ेशनली नहीं लिया था। मतलब एट हुँ, हुँ, दैट टाइम ऑल्सो उनकी कंपनीज़ खुद की लिस्टेड कंपनीज़ थी। तो उन्होंने कभी इसको एज़ प्रोफ़ेशन या वैसे नहीं लिया था, वो हमेशा से बिज़नेस में इन्वॉल्व्ड थे। मुझे बिज़नेस नहीं करना था, दैट आई वाज़ वेरी श्योर, एंड मुझे हुँ, प्योर सीए की ऑडिट टैक्सेशन में नहीं जाना था। तो जिस वक़्त मुझे आर्टिकलशिप में ये एक्सपीरियंस मिल गया, आई हैड डिसाइडेड कि मैं कैपिटल मार्केट्स में ही रहूँगी। तो इनफैक्ट मेरी फैमिली तो ऑलवेज़ कीप्स पुशिंग मी कि ग्रो बिग, 400 करोड़ मेरे लिए मेरा टारगेट तो बहुत बड़ा है। तो इट इज़ कितना नथिंग फॉर कितना मी कितना? अभी। मुझे तो सर मेरी तो एएमसी लॉन्च करनी है अभी, म्यूचुअल वॉव! फंड्स लाने हैं, बहुत कुछ है। तो बेस्ट विशेस। इट इज़ नथिंग। थैंक यू सो नहीं, मच। डेफ़िनेटली आप लेके आएँगी।
अब एक सवाल ये उठता है कि चलो चूंकि फैमिली में बिजनेस था और वैसे भी हमने कहा कि अहमदाबाद में तो हवा में बिजनेस है, वहां पे लोगों की थिंकिंग प्रोसेस ही बिजनेस है। हुँ। जब आप फंड रेस करने के लिए 400 करोड़ रुपए आपने रेस किए हैं, लोगों से मिलते थे तो लोगों का रिएक्शन क्या होता था कि अरे यार ये छोटी सी लड़की आई है मुझसे 2 करोड़ रुपए मांग रही चेक, पता नहीं कैसे मैनेज करेगी, और वो भी माइक्रो कैप के लिए, अनलिस्टेड के लिए। कैसे वो उनसे इंटरेक्शन क्या होता था, वो थोड़ा कहानी बताइए हमें। इंस्टेंट रिएक्शन तो हमेशा से यही था कि अनएक्सपीरियंस्ड हूँ मैं। तो हम्म, वो हमेशा एक डाउट रहता था। बट मैं 2 चीज़ों के लिए बहुत श्योर थी, मेरा एक्सपीरियंस एंड मेरी स्टोरी है, ये बैकएंड की स्टोरी है कि मैंने अपने आईपीओज़ पे काम किया है, तो मुझे सारी वैल्यूएशंस प करना आता है एंड किस तरह से कंपनी को रिसर्च करना है वो पता है। तो आई वाज़ वेरी श्योर ऑफ द रिसर्च आई कैन डू एंड आई वाज़ वेरी श्योर ऑफ द स्टोरी कि ये इसी तरह से मेरा प्रोग्रेस हुआ है एक फंड लॉन्च करने के लिए। तो दैट वाज़ वेरी श्योर। दूसरी चीज़ बिकॉज़ आई केम आउट विथ समथिंग यूनिक जो नहीं था, जो बहुत ही अनटैप्ड मार्केट था एंड उस टाइम पे इन्वेस्टर्स वर ईगर टू इन्वेस्ट इनटू एसएमई कंपनी। सब लोगों को एक तरीका चाहिए था बट बिकॉज़ सबको लगता है कि वो रिस्की है, वो लोग कर नहीं पा रहे थे इन्वेस्ट। तो उनको एक ज़रिया मिल गया मेरे फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने का एंड बिकॉज़ इट इज़ सेबी रेगुलेटेड, कहीं पे कुछ होने नहीं वाला है कभी भी, मतलब एवरी प्रोसेस रन्स वेरी स्मूथली। थर्ड थिंग जो मैंने की थी, मैंने मतलब आई थिंक वी आर द ओनली एआईएफ जो बहुत ट्रांसपेरेंट एनएवी दिखाता है। सो वी हैव एन ऐप जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स रियल टाइम एनएवी देख सकते हैं। तो अगर मैंने चाणक्य के थ्रू किसी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, उसमें क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है, मैंने कब एग्जिट लिया, मैंने कब इन्वेस्ट करा, सब दिखेगा। तो हम्म, मैं ये जो रेवोल्यूशनरी चीज लाई थी, उससे मुझे इन्वेस्टर ट्रस्ट बहुत जल्दी मिल गया बिकॉज दे वर एबल टू क्वेश्चन मी। उनकी खुद की भी रिसर्चेज होती है, वो लोग मुझे कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने जिसमें इन्वेस्ट करा है हमारे हिसाब से वो सही नहीं है। हम्म, तो कुछ चीजें करके मैंने ट्रस्ट ले लिया, मतलब आई वॉज एबल टू गेन ट्रस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। तो वो एक एडवांटेज रहा था। अदर देन दैट, हाँ, जो यंग पर्सन का जो होता है कि पीपल डोंट इजिली ट्रस्ट बिकॉज कैपिटल मार्केट्स इज अ फील्ड जो एक्सपीरियंस पे चलती है एंड ऑल्सो हम्म। जेंडर पे चलती है कहीं ना कहीं, एंड ये मेरे ये पास वो ये वाला दोनों क्वेश्चन चीजें। रुकिए, एक मिनट रुको, ये वाला पॉइंट आ ही गया। मैं सोचा था मैं अलग से लाऊंगा, लेकिन आपने खुद ही कहा। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी से कोई मिलने आया हो आपसे फंड के लिए और उसने कहा अच्छा ठीक है मैं आपके पापा से बात कर लूंगा और फिर मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो आपको बहुत गुस्सा आया होगा, ये क्या मतलब है, मैं फंड मैनेजर हूँ, मुझसे बात करो, पापा से क्यों बात करनी। ऐसा कभी हुआ बिकॉज ऑफ वो जेंडर? आज वो आज भी होता है बट हाँ। द ओनली वे वी कैन हम उससे बाहर तभी निकल पाएंगे जब हम वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो रादर देन पापा, आई हैव अ को फंड मैनेजर हु इज 17 to 18 years of experience, who has 17 to 18 years of experience। तो अगर कभी ऐसा होता है तो ज्यादा से ज्यादा इतना होता है कि हम दोनों करके मीटिंग कर लेंगे बिकॉज अगर स्पेशली सपोज फैमिली ऑफिसेज होती है, वो होती है, तो अगर उनको ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि अगर 2 जन फंड मैनेज कर रहे हैं तो उनको ये रिक्वायरमेंट है कि दोनों फंड मैनेजर्स बैठे बिकॉज दे आर पुटिंग इन अ लॉट मोर मनी देन द नॉर्मल 1 करोड़ इन्वेस्टर्स। तो वो होता है। तो देयर इज समवेयर के आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ रादर देन मी शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। वो होता है, इट हैपेंस। बट आई फील मैंने मेरे फंड में वो परफॉर्मेंस दिया है एंड मेरा जो नॉलेज मैं लेकर आती हूँ वो उतना मेरे ख्याल से सही है एंड सामने इन्वेस्टर्स को भी उतना ट्रस्ट आ जाता है कि दे आर एबल टू प्रोसीड विथ इट। सो वेरी एक्सपीरियंस गुड। एंड जेंडर इज समथिंग जो मुझे हमेशा फेस करना पड़ेगा। बट मतलब द वंस आई हैव एक्सेप्टेड इट, उसको हर्डल पास करना बहुत आसान है। नहीं, मुझे लगता है आप बिल्कुल फेस नहीं करना पड़ेगा, ये मैंने इसीलिए नीचे लिख रखा है कि आपकी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। आप किसी दूसरे की आइडेंटिटी से नहीं कि पार्टनर है या फादर है या फैमिली, नहीं, आप मुझको जानते हैं, मेरे काम को जानते हैं, तो आप मुझसे बात करिए और मुझे पैसे दिए, मैं कमा के आपको दूंगी। आपने बीच में एक शब्द बोला परफॉर्मेंस बढ़िया था, कैसा परफॉर्मेंस है अब तक के फंड्स का आपका? सो जैसे जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 2 मेन फंड्स थे जो स्टार्टिंग से लॉन्च हुए थे। तो हम्म, चाणक्य अपॉर्च्युनिटीज फंड जिसमें अनलिस्टेड लिस्टेड दोनों का रेशियो है, हम्म, 3 साल हो गए, उसका कैगर ऑलमोस्ट 30% चल रहा है बिकॉज़ प्री आईपीओ कंपनीज में हमने अच्छा इन्वेस्ट किया था एंड ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ दोस प्री आईपीओ कंपनीज हैव गॉट लिस्टेड। तो उनकी एक बहुत अच्छी वैल्यूएशन जंप हमें मिली थी ड्यूरिंग आईपीओ।
तो उसके लिए उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। एंड बिकॉज़ हमने एसएमई मार्केट को टैप किया था, उसकी रैली भी बहुत अच्छी हम कवर अप कर पाए थे एंड बहुत एप्ट कंपनीज़ को चूज़ किया था हमने, तो वो रिज़ल्ट आया था। स्टेपटेड रेवोल्यूशन फंड जो एक ओपन एंडेड फंड है, जो हमने 2 साल पहले लॉन्च किया था। तो बिकॉज़ ऑफ द मार्केट कंडीशंस एंड ऑल, बट स्टिल वी आर एट अ गुड कैगर ऑफ अराउंड 12 टू 13%। तो वो भी बहुत अच्छा रहा है हमारे लिए, दोनों फंड्स। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है ये। 30% का आपने कैगर बना के दिया है। बहुत सारे पीएमएस तो 5% इस समय बनाने में उनकी हालत खराब है, तो 12% 30% से वेरी गुड है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा फंक्शनैलिटी में, क्योंकि आप जिस सेगमेंट में काम करते हैं ना वो वाकई बहुत टफ है, और इसके हुँ। लिए आपकी थोड़ी तारीफ बनती है। आप उस सेगमेंट में जो सब बहुत टफ है, लोग उसको डरते हैं उससे। मुझे ये बताइए, दोनों अलग अलग पहले समझेंगे कि एक तो अनलिस्टेड वाला स्पेस, फिर माइक्रो स्मॉल जो लिस्टेड में है। अनलिस्टेड कंपनी जब आप चूज करती हैं, कोई खास एरिया है कि हमको टेक वाली चूज करनी है या कंज्यूमर वाली, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोट होना चाहिए, हम उसको कैसे, क्राइटेरिया क्या है आपका जब आप अनलिस्टेड वाली चूज करते हैं? फर्स्ट क्राइटेरिया मेरे लिए रहता है कि हम प्रेफ़र करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को टारगेट करना। द रीज़न फॉर दैट इज़ व्हेन आई वर्क्ड ऑन अ प्रोजेक्ट ऑफ आईपीओ, मैंने वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही देखी थी। वो प्लास्टिक्स के पॉलीमर्स एंड वैसा सब बनाती थी। हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पहले इस तरीके से जज करते थे बिकॉज़ उसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत होती है, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी आना सबको लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड प्लस मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ डेट रेज़ ज़्यादा करती थी। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल, डेट, बैंक इंटरेस्ट उसी में रह जाती थी। रादर देन दैट मैंने तब जब देखा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इक्विटी का रास्ता चूज करके फंड रेज करती है, तो उसका जो इंटरेस्ट सेविंग होता है और उसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल में जब वो ये मनी को यूज कर पाती है, विथ मे बी अगर कोई बैंक गारंटीज करनी हो या एफडीओडीज की तरह से क्रिएट करना और बहुत स्मार्टली मनी को यूज करती है, तो उसका जो ग्रोथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है। हम्म, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में द मेन थिंग इज हाउ टू रन दैट प्रोडक्शन। एंड अगर वो प्रमोटर बहुत श्योर है, प्रमोटर के पास वो एक्सपीरियंस है कि किस तरह से बिजनेस को पूरा हैंडल करके एक प्रोडक्शन से फिनिश्ड प्रोडक्शन तक ले जाना है, तो इट इज क्वाइट ईजी कंपेरेटिवली एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को रन करना। एंड उसमें ग्रोथ भी ज्यादा होती है। जितना आप कंपनीज को, जितना आप अपने कस्टमर्स को टारगेट करते जाओ बी टू बी बेसिस पे, तो उतना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। बिकॉज कैपेसिटीज होती है, आप अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करो। इट इज जस्ट अबाउट मनी। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में है ना, वो लोग सिर्फ ग्रो इसलिए नहीं हो पाते मेजरली बिकॉज वो डेट लेके बैठते हैं और उसमें वो इंटरेस्ट की कॉस्ट जो होती है वो कभी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, या फिर स्पेसेस रेंटेड होते हैं, वैसी सारी चीजें होती है। तो व्हेन इट कम्स टू इक्विटी मनी, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है चीजों को प्रोसेस रन करना। तो इसके लिए मेरे को मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए मैं बहुत प्रिटी श्योर थी कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ही टारगेट करना है। देन वेरी इट नाइस। कैन बी फ्रॉम एनी इंडस्ट्री। ओके, टेक कंपनीज आजकल बहुत फैशन में है कि टेक्नोलॉजी में काम कर रही हो, बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी, छोटी छोटी कंपनीज काम कर रही, उधर ध्यान है? टेक कंपनीज में सर हम उन्हीं कंपनीज को, मतलब देर इज एन इनफ्लो ऑफ कंपनीज टेक के लिए। हम्म, मैं सिर्फ तभी जाती हूँ अगर मुझे लगता है कि दे आर डूइंग समथिंग यूनिक। बिकॉज कंपटीशन भी इतना बढ़ गया है कि अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो दूसरा मतलब देर आर अदर पीपल जो वो लोग वही चीज कर रहे होंगे। हमें और टेक में ग्रोथ कैसे होगी वो जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सराउंडिंग एंड एवरीथिंग। तो टेक हम लोग कम प्रेफर करते हैं, प्योर टेक कंपनीज। बट हाँ, अगर सम बहुत कुछ यूनिक हो जाता है वो है, तो देन दैट्स फाइन। एंड व्हेन यू से कि टेक बहुत ग्रो कर रहा है, तो देर आर ऑलवेज गोइंग टू बी सेक्टर्स जो बहुत ग्रो हो रहे हैं, जो नहीं ग्रो हो पा रहे, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू टारगेट एवरी सेक्टर। फिर तो वो पूरा नॉन बाइज्ड ट्रू। सेक्टर बन जाएगा। तो मैं वो प्रेफर करती हूँ जो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। कल उठ के अगर कंपनी को भी प्रॉब्लम होती है, अगर वो कहीं पे रुक जाते हैं, तो भी हमारे पास उतना नॉलेज है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर कि हम हेल्प आउट कर सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट्स के थ्रू, हमारे सोर्सेज के थ्रू। तो आई वुड प्रेफर ओनली दोज कंपनीज जिसका बिजनेस हमें ए टू जेड समझ में आता है। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। देखिए, जिसमें एक तो महारत हो वो काम करना चाहिए। आपको मैन्युफैक्चरिंग समझ में आती है, तो मैन्युफैक्चरिंग रियल है। टेक में बहुत कंपटीशन, एक दिन में वाइप आउट हो सकती है कंपनी। अगर कोई इसका उससे बेटर कंपटीशन आ गया तो पता ना, रातों रात खत्म भी हो गई। जितनी तेजी से ग्रो करेंगे खत्म भी होंगे।
आपने कहा कि आप सजेशन भी देती है, आप प्रमोटर से फोन करती है, अरे भाई यार ये वाला आपने थोड़ा गड़बड़ किया है, ये सप्लाई चेन ठीक करो, ये तुम्हारा प्रोडक्ट जम नहीं रहा है, कुछ इसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, ये दुनिया में ऐसा होने वाला है, आप उसको गाइड भी करती होंगी। पैकेजिंग या उसके लिए तो ऑब्वियसली नॉट उतना नहीं, बट मतलब हाँ हाँ। फंडामेंटल्स को देखकर अब अगर कभी भी ऐसा डाउट जाता है कि सपोज इफ आई से कि पर्टिकुलर ईयर में आपका कोई एक कस्टमर है जिसमें से 100% रेवेन्यू में से 25% ऑफ रेवेन्यू सिर्फ पर्टिकुलर कस्टमर को गया है, जिसका रेशियो हमेशा से 10 to 15% मेंटेन था। तो हाँ, हम उसमें डीप एनालिसिस करते हैं कि ये 25% क्यों हुआ? क्या उससे प्रोडक्ट समझ में आया? एंड अगर वो 25% हो रहा है वो पर्टिकुलर बिज़नेस में, तो वो आगे किसको सप्लाई कर रहा है जो आपको उसको 25% ऑफ रेवेन्यू आपको वहाँ से मिल रहा है। बिकॉज़ तो ही उसकी प्रोजेक्शन समझ में आएगी। कल उठ के अगर वो बोलता है कि नहीं अब 25% सिर्फ 1 ईयर था, वापस वो 10% पे ड्रॉप हो जाएगा, तो उसकी रेवेन्यू भी अफेक्ट होती है। तो रादर देन प्रोडक्ट, हाँ, प्रोडक्ट को तो हम पहले ही जज कर लेते हैं बिफोर वी इन्वेस्ट। उसके बाद हम फंडामेंटल्स को इस तरीके से जज करते हैं जिसमें टू एंड फ्रो एनालिसिस होता है, जिसमें उनके सप्लायर्स को भी हम थोड़ा ट्रैक करते हैं कि आप किस सप्लायर से कितना ले रहे हो एंड हम्म। किस कस्टमर को कितना दे रहे हो, सो दैट वो रेशियो का आइडिया हमें रहे। अनयूजुअली अगर कभी भी कोई एक ईयर में रेशियो बढ़ जाता है तो वी नीड टू हैव एन आइडिया कि अगर पर्टिकुलर कोई रिक्वायरमेंट आई है या कोई नया प्रोडक्ट बन गया है, उसकी वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो, सब कुछ चल रहा है, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट मंगा ली, प्लान दिखाओ कैसे क्या कर रहे हो, मैं बताऊंगा आपको फोन करके। तो एक आपने कहा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पसंद है और वो आपको समझ में आता है, इसलिए आप उस पर फोकस करती हैं। अब दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि इसके अलावा क्या प्रमोटर, चूंकि ये ऐसा स्पेस है जिसमें फ्लाई बाय नाइट वाले बहुत सारे होते हैं या यस। गड़बड़ भी करते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट ही ऐसा है, तो प्रमोटर का भी आप खास तौर पे इंटीग्रिटी, कितना पढ़ा लिखा है, कितना बिजनेस को उसको समझ आती है, उसके अंदर कितनी डेप्थ है, ये सब भी आप लोग जज करते हैं। डेफिनेटली सर, प्रमोटर डिसिसिवनेस होना, इंटेग्रिटी होना एंड प्रमोटर का इन्वेस्टमेंट होना कंपनी में, ये तीन हम्म। टॉप प्रायोरिटी फैक्टर्स है प्रमोटर को जज करने के लिए। बिकॉज अगर मेरी खुद की कंपनी है और मैं 100% इन्वेस्टेड हूँ कंपनी में, तो वो इन टर्म्स ऑफ मनी भी होगा, वो इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट भी होगा एंड वो इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग भी होगा। पूरी तरह से होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ डिसीजंस ले रही हूँ लेकिन मनी से इन्वेस्टेड नहीं हूँ, एंड वाइस वर्सा। तो प्रमोटर का फुल्ली इन्वेस्टेड रहना कंपनी में बहुत जरूरी है। तो इफ देर इज एनी चेंज इन प्रमोटर या फिर इफ आई टेल यू, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि प्रमोटर्स के रिलेटिव्स ही डायरेक्टर्स एंड आईडीज एंड वो सब बन के बैठे होते हैं, तो दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर अस, तो वो हम पहले ही देख लेते हैं। एंड हम्म। उसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी उसी तरीके से जज कर लेते हैं। तो अगर हमें पता है कि दो भाई मिलके ही बिजनेस चला रहे, इफ बोथ ऑफ देम आर केपेबल, तो हमें पता है कि वो सही हैंड्स में है वो बिजनेस। तो रिलेटेड पार्टीज कितनी इन्वॉल्व है एक पर्टिकुलर बिजनेस में, इट्स काइंड ऑफ अ प्री रिक्विजिट फॉर अस। ट्रू। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसा है, सप्लाई कैसी है, कैपिटल एलोकेशन कैसा है, बोर्ड कैसा है, उसमें सब घर भर के लोग तो नहीं घुसे हुए हैं, और यस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन चल रहा है, साइड में पैसा निकाल के क्रूज में घूमने चले गए, ये सब नजर रखनी पड़ती है अनलिस्टेड वाले स्पेस में। और लिस्टेड वाले स्पेस में थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाता होगा, या यही यस। बेसिक हाइजीन वहां पे भी रहता है, या कुछ चेंज होता है वहां अगर ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है तो हाँ, बट इट इज लाइक कि अगर स्मॉल कंपनी ही है एक्चुअली में, लाइक मे बी पे? बिलो 2-3,000, 5,000 करोड़ ले लेते सपोज। तो अगर बिलो 5,000 करोड़ की कंपनी है तो इट इज स्टिल मच सेम, सिमिलर लाइंस पे चलता है, बिकॉज प्रमोटर्स उतने ही रीचेबल होते हैं, बिजनेसेस को देखना उतना ही आसान होता है, विजिट्स करना उतना ही आसान होता है। जैसे जैसे उसकी मार्केट कैप बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, वो सब होता है, हाँ थोड़ी सी चीजें टफ हो जाती है, फंडामेंटल्स वाला फैक्टर ज्यादा ओवर कम कर लेता है रादर देन चेकिंग फिजिकली एवरीथिंग। तो वो होता है, बट टिल द टाइम प्रमोटर इज एबल टू रिस्पॉन्ड टू यू अबाउट द प्रोजेक्शंस ऑफ द कंपनी, अगर कभी भी उठ के आप उन्हें फोन करते हैं और आप उन्हें बोलते हैं कि आपके रिजल्ट्स पब्लिश हुए या कॉर्पोरेट एक्शन आ गया किसी पर्टिकुलर ऑर्डर बुक का या वैसा, तो टिल द टाइम दे आर एबल टू एक्सप्लेन टू अस, वो सही राह पे होगा। बट द मोमेंट दे से कि नहीं अभी 1 महीने तक कोई भी ऑर्डर बुक नहीं है, या बस जो पुराने ऑर्डर्स है उसी का फुलफिलमेंट चल रहा है, कंपनीज रनिंग एट 80% कैपेसिटी एंड एवरीथिंग, फंडामेंटल्स इतने अच्छे से नहीं प्रेजेंट हो रहे हैं,
तो या इट्स अ रेड फ्लैग, तो वापस से एग्जिट लेना या जो भी डिसीजंस है वो हम ले लेते हैं। जो अनलिस्टेड में आप पैसे डालती हैं, तो एज ए फंड पॉलिसी क्या होता है कि उसको लिस्टिंग तक ले जाके रखना है इन्वेस्टमेंट, या उसको बीच में छोड़ देना? कोई टाइम फ्रेम आपने सोचा होता है कि अनलिस्टेड वाला कितने समय तक करेंगे? हम पर्टिकुलरली ट्राई करते हैं उसको लिस्टिंग स्टेज तक रखने का ही। हम हमेशा लिस्टिंग के बाद ही प्रेफ़र करेंगे उसको एग्ज़िट करना, बिकॉज़ मेरा इंटेंशन वही है कि लिस्टिंग की वैल्यूएशन को अनलॉक करूँ मैं, जब ट्रू। मैंने प्री आईपीओ में इन्वेस्ट करा होगा। तो टिल द टाइम वो होता है तो वो उसी राह से चलता है। इफ वी डू एवर फील कि इससे मतलब इफ द कंपनी इज़ रेज़िंग फंड्स कंटीन्यूअसली एंड मुझे लगता है कि इवन दो वो लिस्टिंग चलो करा लेगा, वो 30-40 के पीई पे भी करवा सकता है अगर वो कंपनी, बट मुझे मेरे 20-25 के पीई पे सही लग रही है वैल्यूएशन एंड आई एम रेडी टू एग्ज़िट, तो मैं वो उस होप में नहीं रहूँगी कि चलो लिस्टिंग वैल्यूएशंस तक वेट करते हैं। आई विल एग्ज़िट इट बिकॉज़ कहीं न कहीं क आज नहीं तो कल कंपनी को उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन पे आना ही पड़ता है और वो आ ही जाती है किसी न किसी तरह से। तब मैं उतना और मुझे इतना रिस्क लेना सही नहीं लगता। तो हम अगर कर और हमारी अगर प्लान्ड एग्ज़िट है, तो व्हाई टू वेट अनलेस एंड अंटिल समथिंग ह्यूज इज़ हैपनिंग। हाँ, मन में हमने एक टारगेट सोच रखा है, जब वो टारगेट अचीव येस। हो रहा है तो हम निकलेंगे। हाँ। लिस्टिंग हो गई तो ठीक है, नहीं हो गई तो ठीक है। और जो लिस्टेड प्लेयर ऑलरेडी है, उसमें कोई टाइम फ्रेम आपका होता है? वी यूजुअली टेक के हम एटलीस्ट 2 ग्रोथ साइकल्स को जाने दें, लाइक मिनिमम ऑफ 1 ग्रोथ साइकिल एंड सेकंड ग्रोथ साइकिल के क्वार्टर्स के अराउंड हम देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्शंस हो रहे हैं। इफ वी डू फील कि हाँ, अगर हमने इस पे इन्वेस्ट करा था पर्टिकुलर प्राइस पे एंड विद इन अ ईयर द प्रोजेक्शंस आर वेरी गुड, द ग्रोथ इज कंसिस्टेंट एंड उसकी ग्रोथ के कंसिस्टेंस के रीजंस है प्रॉपर, तो इट विल मतलब वी विल स्टिल होल्ड इट। बट अगर हमें पता है कि इसने 1 साल में ग्रोथ कर लिया किसी कंपनी ने कि उसको क्योंकि उसको नया प्रोजेक्ट मिल गया, बट वो इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया कि अब दे आर नॉट गोइंग टू वर्क हार्ड फॉर गेटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, तो मेरे लिए यहाँ पे वैल्यूएशन अनलॉक हो गई है एंड मैं उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल्स के बेसिस पे एग्जिट ले लूंगी। परफेक्ट। तो जैसे जब आप चूज करते हैं, अब इसमें सारी हो गई, मान लिया लिस्टेड अनलिस्टेड हो गई है, तो आपका रिजेक्शन रेट क्या होता है? आपने 10 कंपनी ढूंढी, उस 10 में से 9 रिजेक्ट हो जाएंगी, एक सेलेक्ट होगी, या क्या जनरली रिजेक्शन रेट क्या होता है आपका? कि बहुत सारी ढूंढी लेकिन इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है। हाँ, 10 का अगर मैं इनफ्लो समझती हूँ, फनल मैं 10 का समझती हूँ, तो हम तो भी 3 का टारगेट रखते हैं कि हम प्रमोटर कॉल करें, 3 से 4 बेयर मिनिमम। अगर हमें नहीं भी सही लगती तो भी हम एक प्रमोटर कॉल करके देखते हैं कि एक्चुअली में क्या है कंपनी में, हम देख लेते हैं। एंड 3 से 4 में मेबी 1 या 2 मतलब देयर आर चांसेस के 2 का पर मतलब 20 का परसेंटेज बैठ जाए, बट हाँ, 10 टू 20% ऑफ 100% वो सिलेक्शन हो जाता है 1 या 2 कंपनी का। तो 80% का रिजेक्शन रेट है, दैट्स अ गुड वन। अच्छा, एक बहुत ट्रिकी सवाल पूछें आप, जब आप प्रमोटर आपने सेलेक्ट कर लिया प्रमोटर को, यस। अब उससे आप फोन पे बात कर रही हैं, पहला सवाल क्या पूछती हैं आप उससे? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी कि वो क्या रिप्लाई करेगा। मैं तो मेरा सीधा क्वेश्चन होता है क्या चल रहा है कंपनी में? तो उसने जो आंसर दिया, उसने बोला हालत खराब है, उसने बोला हालत अच्छी है, जो बोला उससे समझ में आ जाएगा बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब यूजुअली प्रोमोटर्स ये भी बोलते एंड मतलब यू डोंट हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ एज़ एन मतलब एक नॉर्मल इन्वेस्टर के जैसे अपने आप को प्रेजेंट करो इनिशियली तो, ताकि रियल वर्ड्स बाहर आ जाए उनके एंड देन यू प्रेजेंट बिकॉज़ इफ यू से कि आप डीआई इन्वेस्टर या वैसा हो तो बहुत अच्छे से फ्रेम हो जाती है स्टोरी। बट इवेंचुअली यू शुड बी लाइक क्या चल रहा है कंपनी में, इज इट गोइंग गुड, इज इट गोइंग बैड, तो उनका एक एक इंस्टिंक्ट आ जाता है कि बहुत अच्छा ऑर्डर मिल गया मे बी, या एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से चला गया, कुछ ना कुछ एक रियल लेमैन लैंग्वेज जो होती है ना, जो प्रमोटर्स जिस मतलब बेसिकली जो बिजनेस धंधे वाले लोग होते हैं जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आ जाती है बाहर। अच्छा, इतने दिन से काम करते करते ये समझ में आ जाता हो ना, ये स्टोरी बना रहा है, इधर उधर बहुत घुमा रहा है आसानी से, अंदर, है हाँ, ना? बहुत आसानी से बिकॉज़ ऑल्सो आप उनको कंटीन्यूअस पूछते रह सकते हो ना ऑर्डर कहाँ से मिला? तो ये करता है तो बेसिकली उसको ऑर्डर चाहिए क्यों? वो सारी चीज़ों को आप जैसे ही कर तो 3rd या 4th लेवल के क्वेश्चन में आइडिया आ जाता है कि ये सही है या गलत है। कि ये ऐसे ही बातें बना रहा है कुछ नहीं इसमें, हाँ, और ये सिर्फ येस, पैसे चाह रहा है मुझसे। येस, वेरी, बिल्कुल। दैट्स टू वेरी इंटरेस्टिंग। सो अब हमें ये बताइए कि जो बहुत सारे लोग ये शो देख रहे होंगे, हुँ, उनके मन में हमेशा होता है कि यार माइक्रो कैप में पैसा बनता ही नहीं बनता,
लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फंड के थ्रू आपके लेना चाहिए, ऐसे भी लोग लें। तो आप जो एक कॉमन इन्वेस्टर हो सकता है या एक एचएनआई अल्ट्रा एचएनआई इन्वेस्टर हो सकता है इस सेगमेंट का, उसको आप क्या बोलना चाहती हैं कि ये एक ऐसी स्टोरी है जहां पे देखिए बहुत छोटी छोटी कंपनियां ही बहुत बड़ी बनती हैं, ये भी यस। एकदम सच है ना। अब देखिए क्रेड नाम की एक कंपनी को मेटा ने स्टेक लिया, और मिस्टर कुणाल जो है वो व्हाट्सएप के सीईओ बन गए हैं। इट्स अ बिग बिग वेरी बिग थिंग। और क्रेड कितनी छोटी शुरुआत हुई थी। ऐसी हजारों स्टोरीज हैं इंडिया के अंदर। तो वो स्टोरीज वहीं से निकलती है जब आप माइक्रो और मिनी और स्टार्टअप में जाएंगे। बनी बनाई कंपनी में तो आपको फिर वही जो रेगुलर ग्रोथ होती है। यस। राइट। सो इन्वेस्टर को क्यों निवेश करना चाहिए इस तरह की कंपनीज में, आई वुड फिलोसफिकली? मतलब, हाँ, अ, मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ कि जैसे एक इन्वेस्टर कहीं ना कहीं तो अपना बिजनेस रन कर रहा होगा, कहीं से तो वो इनफ्लो आ रहा होगा मनी का। तो जिस तरह से वो इंसान अपना बिजनेस रन कर रहा होता है ना, ये माइक्रो कैप इन्वेस्टर्स वही, माइक्रो कैप कंपनीज वही कंपनीज के मतलब प्रमोटर्स, उनके पीछे वही वैसे ही लोग होते हैं जो एक्चुअली में अपना 100% दे रहे हैं अपनी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उनके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। एंड आई ऑलवेज से कि स्मॉल कैप्स आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ब्लू चिप्स ऑफ द कंट्री, बिकॉज एक ग्रोथ का विजन तो है। ब्लू चिप्स में आई डू फील कि कहीं ना कहीं स्टैग्नेंसी आ जाएगी, बिकॉज दे आर सो मतलब दे आर टू बिग टू फेल नाउ। वो रहने ही वाले हैं कभी भी। आई एम नॉट, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये लोग ओवरकम कर लेंगे, बट वो इतने ग्रो हो चुके हैं कि हमें स्कोप नहीं दिखता है आगे। एंड स्मॉल कैप, माइक्रो कैप्स टिल मिड कैप्स, वो बहुत ग्रोथ हो सकता है कंपनी में। तो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली, डेफिनेटली नहीं मतलब इन्वेस्ट कर, मतलब अगर उनको इंटरेस्ट है तो देर इज नथिंग जिसमें उनको डाउट होना चाहिए कि हम क्यों इन्वेस्ट करें या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करोगे आपको ग्रोथ स्मॉल सेक्टर्स में ज्यादा मिलेगी, बिकॉज दे हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। वो लोग पीछे बैठ के, उन कंपनी के प्रमोटर्स बहुत मेहनत कर रहे होंगे कि हम नए सप्लायर्स ढूंढे, नए नए बायर्स ढूंढे, बिकॉज अगर उनका प्रॉफिट 100-200 करोड़ भी होगा वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। वो हमेशा 500 करोड़ 1000 करोड़ के प्रॉफिट के लिए पीछे बैक एंड पे बहुत मेहनत कर रहे होंगे। तो जस्ट लाइक एक इन्वेस्टर अपना बिजनेस रन कर रहा होगा और वो अपने बिजनेस को कभी नहीं छोड़ने वाला, वैसे ही ये बिजनेसेस के प्रमोटर्स कभी उन कंपनीज को छोड़ेंगे नहीं, उनके पीछे हार्डवर्क करते रहेंगे। तो the idea of investing in microcap is always a good idea and one should proceed with it. वेरी ट्रू। अभी आपने अपने पिछले जवाब में भी इसका जवाब दिया कि अगर आप मेहनत करेंगे और 10 में से 2 ढूंढ ले गए तो कोई एक कंपनी आपकी किस्मत बदल सकती है। जैकपॉट देखिए एक बार ही लगता लाइफ में, ये हाँ। है ना। एनएससी देखो यार, 50 पैसे का शेयर है किसी के पास, 54 पैसे का शेयर है। तो जब एनएससी शुरू हुई थी 30 साल पहले, तब किसी को मालूम था इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी? या इवन उड़ान को देखिए, उड़ान एक बहुत बड़ी कंपनी यस। है, इतनी बड़ी हो गई। वो कहाँ से शुरू हुई थी? हजारों ऐसी, जोमेटो देखिए, ओला देखिए, 50 कंपनी है। तो चेक आपको करना है, वो ड्यू डिलीजेंस, वो हाइजीन फैक्टर, वो एकदम स्ट्रिक्टली 100 में से एक चुनूंगा मैं। लेकिन किस्मत वहीं से पलटती है। देखिए वेल्थ तो वहीं से बनेगी। आप रेगुलर कंपनी में लोग, वेल्थ नहीं बनेगी। नहीं बनी। यस। तो इसलिए मतलब उसमें आई, मेहनत ज्यादा है। या आई ऑल्सो फील के वेल्थ का ये जो नरेटिव है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन बहुत अच्छे से होता है। द थिंग इज कि इंडिया का मार्केट बहुत चेंज हो गया है एंड हमें वो एक्सेप्ट करके चलना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। अगर हम ये, मतलब आई कीप हियरिंग बिकॉज आई एम यंग, कि आपको क्या पता 2008 का बबल क्रैश क्या था, डॉट कॉम क्रैश क्या थे। हमने 1990 में जिसमें इन्वेस्ट किया था आज वो 2025 में कितनी बड़ी हो चुकी है। तो हम पैसा बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं। द थिंग इज, अब आज आप होल्ड कर लो 2025 में वो ब्लू चिप कंपनी को, वो नहीं दे पाएगी आपको रिटर्न 20, 35, 40 तक भी उतने ह्यूमंगस जितना आप कर चुके हो, बिकॉज तब वो स्मॉल कंपनीज थी। तो जब वो आइडिया आपने स्मॉल कंपनी में ही इन्वेस्ट करा था, वो नरेटिव हमेशा सेम रहता है कि आपको स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए तभी वो वेल्थ क्रिएशन, तभी वो ग्रोथ दिखेगी। एंड इंडिया का मार्केट जितना ट्रेडिंग, जितना इन्वेस्टमेंट्स की तरफ फास्ट मूव हो रहा है, इनफैक्ट इतने यंग इन्वेस्टर्स आ चुके हैं, किसी में उतना पेशेंस ही नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए रुकना। तो आई फील लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन वो जो 25-30 ईयर्स तक की थी, 20 साल की थी, अभी भी लॉन्ग टर्म का आइडिया रखो। पर हाँ, वो 10 ईयर्स के अंदर तो आ चुका है वो लॉन्ग टर्म का आइडिया। एंड और अगर उससे आपको भी कम। सही,
हाँ, और उस बहुत कम है इनफैक्ट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ठीक है 10 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब उस मैक्स टू मैक्स। अदरवाइज़ हम्म, इट इज़ लाइक लॉन्ग टर्म तो 3-4 इयर्स एंड इट इज़ अ गुड लॉन्ग टर्म। पता है जो एस नरेन साहब हैं आईसीआईसीआई प्रू के फंड मैनेजर सीआईओ हैं, बहुत बड़े लोग हैं। उन्होंने खुद अपनी स्टोरी में बताया था कि मेरा जो सबसे सक्सेसफुल फंड है उसके इंसेप्शन से आज तक कुछ फिंगर्स में गिन लो उतने इन्वेस्टर हैं ओरिजिनल, बाकी सब निकल गए। तो लॉन्ग टर्म बोल, वी शुड बी इन लॉन्ग टर्म ऑन एसेट क्लास। येस, आप दैट्स द इक्विटी थिंग। पे लॉन्ग हैं, हाँ, जिंदगी भर लॉन्ग रहेंगे आप, लेकिन पर्टिकुलर हुँ, स्टॉक पे लॉन्ग नहीं होते आप। कंपनी पे नहीं हो सकते। हुँ, एसेट क्लास में आप गोल्ड पे लॉन्ग हो सकते हैं, आप कमोडिटी पे लॉन्ग हो सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड पे, या आप किसी और चीज में, लेकिन आप एक स्टॉक में 20 साल बैठेंगे तो आपका एवरेज रिटर्न बनेगा इन्फ्लेशन प्लस 5% वाला, उससे ज्यादा हुँ, नहीं बनेगा। क्योंकि एग्ज़ैक्टली। मीन रिवर्सल इज द, चार्ल्स डाउ का बहुत बढ़िया रूल है कि वो मीन तो आएगा एक दिन, तो आपका रिटर्न 10-12% ही बनेगा। यस, इनफैक्ट सर तो अभी फंड रेजिंग इतनी बढ़ रही है, लोगों को वैल्यूएशंस अपनी कंपनीज की इंक्रीज ही करते जानी है, तो ओवरऑल आपकी जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होती थी भी ना 20-25 सालों में, यूनिकॉर्न्स ही बनते जा रहे हैं 6-7 साल, 3-3 सालों में। तो वो ऑलरेडी वो लॉन्ग टर्म वेल्थ आपकी इतने इयर्स में बन रही है। हाँ, वो हम्म, लिस्टेड एंटिटीज में मिलना बहुत कम है, बट लिस्टेड एंटिटीज के टारगेट भी बहुत कम होते हैं कंपैरेटिवली। बट हाँ, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म का वो डेफिनेशन इज़ नेसेसरी टू गेट चेंज्ड नाउ। नहीं बिल्कुल, ये इससे तो मैं भी सहमत हूँ। मैं तो मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म में सब ऊपर चले जाएंगे, मार्केट और हम सब लोग ऊपर ही जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म ना, या लॉन्ग टर्म हमेशा किसी एसेट क्लास में होना चाहिए, और उसकी डेफिनेशन अब रोज बदल रही। एंड ऑन ए सीरियस नोट कृषा, एआई ने इतना भयानक डिसरप्शन कर दिया है कि अब यस, आप किसी चीज पे बहुत देर तक लॉन्ग नहीं रह सकते, वो पता नहीं नहीं कब रह चेंज हो जाए, बिजनेस मॉडल ही खत्म हो गया आपका। बिज़नेस तो मॉडल आप ही क्या खत्म हो करें? रहा है। यस। तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को अलर्ट रहना चाहिए कि वेल्थ हुँ। क्रिएशन में ये करें। सो आपने अपना प्लान भी आगे बताया क्या क्या करती है, उसके लिए बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं। रूटीन क्या होता है आपका, दिन भर यही मार्केट मार्केट करती रहती है, कुछ और भी करते हैं इसके अलावा? मेरा 8:32 सो मैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में बहुत मानती हूँ। इवन दो मैं अगर 1 साल के लिए होल्ड करने वाली हूँ कोई पर्टिकुलर कंपनी को, मैं उसको पैसिव इन्वेस्टमेंट के वे में छोड़ नहीं देती हूँ। हमारी हर एक कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन एवरी डे ट्रैक होता है, हमारी हर एक इन्वेस्टी कंपनी का। तो अगर कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन आ रहा है व्हिच इंक्लूड्स ऑर्डर बुक से लेकर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज, बल्क डील्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, एवरी डैम थिंग, इट गेट्स चेक्ड। तो वो एवरी कॉर्पोरेट एक्शन कीप्स गेटिंग चेक्ड। इनफैक्ट इन्वेस्टर रिलेशंस होते हैं, बहुत सारा कंपनी में कुछ ना कुछ होता रहता है। एवरी 15 to 20 डेज प्रमोटर्स को कॉल्स जाते हैं, कॉल्स कॉन्फ्रेंस कॉल्स किए जाते हैं, विजिट्स हुई जाती है। तो हाँ, मेरे लिए मार्केट तो पूरे दिन रहता है। इनफैक्ट इसलिए मेरा मार्केट बेसिकली मेरे लिए द डे स्टार्ट्स एट 8:30 बिकॉज़ मैं तब अपना मार्केट ट्रेडिंग मतलब मेरा मार्केट इन्वेस्टमेंट्स का एटलीस्ट चेकिंग स्टार्ट हो जाता है। मेरे लिए निफ्टी क्या ओपन हो रही है, क्या नहीं हो रही है, वो मेरी कंपनीज़ को इतना अफ़ेक्ट नहीं होने वाला। बट जनरली बिकॉज़ आई से कि इंडिया का मार्केट इतना चेंज हो चुका है एंड इट इज़ सच अ सेंटिमेंटल ड्रिवन मार्केट। अगर निफ्टी गिर रही होगी, अगर ब्रॉडर इंडाइसेस गिर रहे होंगे, अगर न्यूज़ प्रॉब्लम वाली आती है, तो नो मैटर आपकी अच्छी कंपनी होगी, उसमें सेलिंग प्रेशर्स आएँगे। तो हम्म, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू ट्रैक ऑन एन एक्टिव बेसिस कि कभी किसी कंपनी में ऐसा कोई सेलिंग प्रेशर आ रहा है या वो आ रहा है, तो वी विल हैव टू एनालाइज दैट कंपनी अगेन। बिकॉज इररिस्पेक्टिव अगर फंडामेंटल्स अच्छे भी हो ना, अगर उस पर्टिकुलर कंपनी में 10,000 इन्वेस्टर्स है एंड मुझे वो एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आइडिया आ रहा है कि इट इज अ कंटिन्यूस सेलिंग जो नहीं स्टॉप हो रही है, हम्म, देन इट इज अ वाइज डिसीजन कि हम फंडामेंटल्स के हिसाब से, बिकॉज उसको रिवाइव होने में वापस टाइम लगेगा। तो अगर हम्म, किसी टेक्निकल रीजंस की वजह से वो 30-40% डाउन हो रही है एंड बिकॉज मैं होप कर रही हूँ कि चलो 1 साल बाद इसके रिजल्ट्स तो अच्छे ही आएंगे, तो मे बी वो ग्रोथ, पर वो इतनी ग्रो नहीं हो पाएगी। वो उसके रिजल्ट्स के बाद उसकी पी करेक्ट होके भी वो 10-15% ही ग्रो हो पाएगी। तो वो एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू मे बी मैं वो बहुत अच्छे से जज करती हूँ कि अगर किसी रीजन की वजह से वी नीड टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, तो वी नीड टू सिट एंड टेक अ डिसीजन कि इसको क्या फंडामेंटल के थ्रू ही लुक किया जाए या फिर कुछ अदर रीजन को इसको देखना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे लिए तो इट इज टिल 3:30 आई विल कीप ट्रैकिंग द मार्केट्स एंड वाह। देन इट इज लाइक पोस्ट मार्केट ट्रैकिंग कि अब क्या हुआ है एंड एवरीथिंग। कल कितनी बड़ी करेक्ट हो गया। टीम, हाँ, कितनी बड़ी टीम बनाई है आपने? वी आर अराउंड 30 पीपल नाउ। ओके। जिसमें से रिसर्च में वी हैव अराउंड 8 to 10 पीपल एंड ऑपरेशनली एंड कंप्लायंस में, सो
वी हैव। राइट। तो 8:30 बजे से शाम तक मार्केट चल रहा है, उसके बाद भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो जो आपके फ्रेंड्स हैं वो उनसे जब आप मिलते हैं तो यही सब बातें करते हैं, या आई वो नहीं डोंट हैव अ होगा कि वो सोशल यार लाइफ। क्या जैसे हर समय मार्केट मार्केट करते रहते नहीं, मेरी सोशल लाइफ इसलिए कम ही है। एंड हैं? ओके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज हार्ड टू फाइंड गर्ल्स इन कैपिटल मार्केट। यस। तो वो भी एक है, एज भी एक फैक्टर आ जाता है, एंड देन 12-14 आवर्स अ डे वर्किंग हो रहा है, तो इट्स फाइन। बट देन मेरे लिए कैपिटल मार्केट्स ऐसा है ना, मैंने बहुत हमेशा से मुझे इसमें कुछ बड़ा करना था, एंड मैं अभी भी बोल रही हूँ, मेरा विजन जब एएमसी क्रिएट करना है, तो मेरे पास एनीवेज टाइम नहीं है सोशल लाइफ के लिए। आई कैन तो से इट कि इज ऑलवेज कैपिटल मार्केट से आपको इश्क है। बहुत ज्यादा। बहुत मतलब ज्यादा। इट्स हाँ, इट्स एवरीथिंग फॉर मी, कैपिटल मार्केट्स आर एवरीथिंग फॉर वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, ये तो मैं अपील भी करूंगा फीमेल से, लड़कियों से, जो यंग लड़कियां जो अभी एमबीए करके निकल रही है, सीए करके निकल रही हैं, उनको आना चाहिए इक्विटी मार्केट में। फंड मैनेजमेंट का बहुत अच्छा बिजनेस है और बहुत अपॉर्चुनिटीज है इसमें। तो ये बात सच, हम लोग जब कभी शोज करने के लिए सोचते हैं कि ढूंढे, तो नहीं मिलती लड़कियां मी। जो फंड मैनेजर के लेवल पे काम कर रही है, बहुत बहुत कम है, बहुत ही कम ढूंढने से मिलती हैं। कभी आपको ये बात सुनने को मिली है, फील करती हैं आप कि इस फील्ड में लड़कियां बहुत कम है, क्यों नहीं आती, या आप इस तरह की बातचीत होती कभी? बहुत होती है। मैं अपनी हायरिंग में ही नहीं कर पाती हूँ क्लोज़ कोई लड़की को। मैं चाहकर भी इफ आई जस्ट कीप अ हायरिंग ओनली फॉर वुमेन, इट इज़ हम्म। इम्पॉसिबल टू गेट समवन। बट आई ऑलवेज़ ऐसे कीप अ प्रेशर कि नहीं, जस्ट फाइंड अ गर्ल, मिलेगी, होगा। हम्म। एंड देन मैं अपना बेस्ट देती हूँ टू कम आउट ऑन सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स एंड कीप आउट माय स्टोरी, कि मैंने किस तरह से मेरी जर्नी रही थी, एंड मैं अपना नॉलेज हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो आई डू गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम यंग गर्ल्स कि हम्म। व्हाटएवर आई एम डूइंग इट इज़ हेल्पिंग देम आउट। वो इनडायरेक्टली कर रहा है, बट उनके लिए एक विजन हमेशा से रहेगा। जैसे मैं भी, इफ आई सी एनीवन, इफ आई सी मिस मिसेस राधिका गुप्ता, तो मेरे लिए वो हमेशा एक विजन रहेगा कि इफ हम्म। शी कैन डू समथिंग, तो मेरे पास है स्कोप, इवन आई कैन डू समथिंग। इवन शी स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज, उनका भी एक फंड था, उन्होंने भी बहुत सिमिलर जर्नी ली थी। तो मेरे लिए भी वो एक विजन है, तो आई वुड आपके ऑलवेज प्रेफर। जो 30 का स्टाफ है उसमें कितनी लड़कियां हैं? So compliance is full of girls, and I always prefer taking girls. Compliance is full of girls. हाँ, रिसर्च में कम है, हम्म। बट ठीक है, रेशियो सिर्फ 20% होगा रिसर्च की टीम का गर्ल्स में एंड बॉयज का। एंड देन ओवरऑल इट वुड बी, सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इट इज जस्ट 35%। 30 मतलब 20, 10 लड़कियां हैं, 20 हाँ, लड़के हैं। यस, बट आई, मेरा तो हमेशा से इंटेंशन है कि मैं लूँ, मिले अच्छा, तो। भी एक चीज और आपसे बात करूं, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि गोल्ड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ना, दो यस, तीन सालों से तो जबरदस्त परफॉर्म किया। तो हम लोगों के क्लब में या मार्केट सर्किट में ये बात होने लगी कि यार देखो, हाउस वाइफ्स ने ना बीट कर दिया बड़े बड़े आईएम के फंड मैनेजर्स को। वो भी डेफिनेटली। बेचारे 10-12% रिटर्न बनाने के लिए हाँ, जान लगाते सारे दिन, और उन्होंने हाँ, कुछ नहीं किया, खाली खरीद के रख हाँ, लिया, उतना ही रिटर्न बन गया, इवन इन डॉलर टर्म्स ऑल्सो यस। वर्ल्ड वाइड बीट किया है। तो ये तो खैर मजाक की बात हो रही थी, लेकिन ऑन ए सीरियस नोट मुझे हमेशा लगता है, क्योंकि जब मैं सोशल स्टडीज भी मैं देखता हूँ, विमेन आर बेटर फंड मैनेजर इफ दे डू, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने, उनकी जो अपब्रिंगिंग है ना वो मैनेजमेंट स्टाइल से होती है, सही हर चीज होती है। उनको मैनेज करनी होगी। दे कुड बी बेटर मैनेजर, लेकिन वो पता नहीं क्यों आते नहीं लड़कियां, लेकिन अगर वो आए तो वो बहुत अच्छी फंड मैनेजर, क्योंकि उनका जो हर चीज पे क्वेश्चन करने का तरीका होता है ना, कंजर्वेटिव होती है, थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे इस पे, ये क्यों वो क्यों, 100 सवाल। वो मुझे लगता है अच्छा बना। कभी आपको ये फील दिया, किसी ने ये फीडबैक दिया? मैं खुद मानती हूँ, बिकॉज़ मतलब देयर इज़ अ सेइंग कि होम मेकर्स कैन बी द बेस्ट फंड मैनेजर्स, बिकॉज़ घर मैनेज कर रहे हैं अगर एक-एक चीज़ का, वी कैन प्लान एवरीथिंग। उनकी बजटिंग इज़ मच बेटर देन वो प्रमोटर्स की जो बजटिंग आती है। तो जब उनके घर की बजटिंग रन करना अगर वो इतना स्मूथली कर सकते हैं, हर एक मनी का हिसाब रखना, तो दे कैन बी वेरी गुड फंड मैनेजर्स। द वन डिफरेंस आई फील, जो नहीं, जिसकी वजह से गर्ल्स नहीं आ पाती, इट इज द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑफ देम। सो बिकॉज मतलब नथिंग ऑन फेमिनिज्म एंड ऑल, बट जस्ट बिकॉज लड़कों को यूजुअली उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी
इंडिविजुअली बिल्कुल। इनहेरेंटली बहुत ज्यादा होती है इसके लिए, बिकॉज व्हेन यू आर डीलिंग इन मनी, मतलब मनी इज योर प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोज स्टील उनका प्रोडक्ट है, तो मेरे लिए मनी ही मेरा प्रोडक्ट है। तो उसमें हम कितना रिस्क ले सकते हैं, बाय चांस लॉस हो गया तो उसको भी डील तो करना ही होगा। इसके लिए आई फील वो स्कोप रह जाता है। मैं इसमें दोष दूंगा अपब्रिंगिंग का। इन जनरल इंडियन फैमिलीज में लड़कियों को बहुत रिस्क नहीं लेने दिया जाता। यस। ये गलती तो हम लोगों की है। वो हाँ। रिस्क ले सकती है, लेकिन उनको सिखाया नहीं गया कि रिस्क लो। और जिन फैमिलीज में सिखाया जाता है, आप देखिए उनकी लड़कियां क्या कर रही हैं। यस। तो यस, फॉर्चुनेटली वो आई कम फ्रॉम अ फैमिली जिसमें मुझे रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पहले से ही सिखाई थी, एंड इनफैक्ट आई वाज स्कैर्ड कि एग्जैक्ट। इट इज हाँ टू डेंजरस, एंड दे वर लाइक कि हाँ है तो है, कोई बात नहीं, यू डू इट इफ यू आर वेरी श्योर ऑफ द नॉलेज यू हैव, एंड यू आर वेरी श्योर कि आप आपकी मतलब बेसिकली आपकी जो प्रोसेस होती है उसको लेके अगर आप बहुत श्योर हो तो आपके लिए एग्जीक्यूशन आसान हो जाता है। और एक बार एग्जीक्यूशन आसान हो गया ना, देर इज नो वे, अनलेस एंड अनटिल समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंस, देर इज नो वे के आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। वेरी ट्रू। और रिजल्ट देखो मेरे सामने ही है। यस यस यस। बाकी और क्या कोई हॉबीज जो आप डिस्कस करना चाहें, जो आपको लगता है कि मार्केट से भी रिलेट होती है? मार्केट से हाँ, नंबर क्रंचिंग करना पसंद होना चाहिए। हम्म। व्हेन आई से एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, आप उसमें इंटरेस्टेड होने चाहिए हो कि आप कंटिन्यूअस मार्केट को देख देख कर, मतलब आई एम कॉन्स्टेंटली ऑन द लैपटॉप ऑन द स्क्रीन, कि मैं हर एक स्क्रिप्ट को देख, मेरी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होगी तो भी आई विल जस्ट सी टू अंडरस्टैंड हाउ द साइकिल इज मूविंग, टू अंडरस्टैंड एंड रिसर्च, एंड वो सारी चीजें करने के लिए भी यू शुड बी वेरी इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द बिजनेस। लाइक मैं मेरे डैड के बिजनेस में व्हेन आई वाज 12-13 वीकेंड्स पे आई यूज्ड टू जस्ट गो विथ हिम टू अंडरस्टैंड कि अच्छा आपकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री है मे बी, तो ये मशीन है, तो मशीन में ये मशीन से क्यों कलर्ड वाला प्रोडक्ट निकल रहा है, ये मशीन से क्यों वाइट वाला प्रोडक्ट निकल रहा है। मुझे वैसी चीजों में हमेशा से इंटरेस्ट था। तो व्हेन एनीवन हु कम्स, मतलब हु इज गोइंग ऑन, मतलब हु इज गोइंग फॉर अ हायर एजुकेशन या वो समझने आता, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि तभी ये फील्ड सिलेक्ट करना जब बिजनेस की प्रैक्टिकलिटी अंडरस्टैंड करने में बहुत इंटरेस्ट हो। तो इफ यू आर नॉट इंटरेस्ट, एंड वो कोई भी फील्ड हो सकता है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग अगर मैं बोलती हूँ तो वो किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। अब मैं बोलूँ नहीं मुझे टेक्सटाइल्स में नहीं समझना है, मुझे सिर्फ स्टील का मैन्युफैक्चरिंग समझना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। हम्म। तो उसकी ए टू जेड, मतलब कोई भी इंडस्ट्री की ए टू जेड की इन डेप्थ जानने में समझने में इंटरेस्ट हो, तो वो सारी चीजें को लाइक को करिकुलरली उसको डेवलप करना पड़ता है। मुझे लगता है कि आप फिल्में भी वैसी देखती होंगी, जैसे बिग शॉट फिल्म है ना? जो मतलब मार्केट के लिए बनी नंबर्स हुई है। रिलेटेड, यस नंबर्स, एंड नॉट ओनली मार्केट, कोई नंबर्स, मतलब अगर कोई भी कार्ड वाली मूवी भी होगी ना, लाइक दिस हाँ 21 एंड ऑल, जिसमें भी हाँ। मतलब इफ दे आर, इफ द मूवी इज अबाउट के नंबर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आई विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड एक इन हिंदी मूवी वॉचिंग। आई थी, आई गेस विद्या बालन थी उसमें, जो इंडिया वो की मैथमेटिक्स वाली थी। मैथमेटिशियन, वो देखी होगी आपने या पक्का। मैंने कोविड टाइम में मैंने आई थी। ओके हाँ, मैंने उसको बहुत बिट्स एंड पीसेस में देखा है, बिकॉज मुझे ये सिर्फ समझना होता है कि आप वो मेंटालिटी कैसे बिल्ड करते हो अपने आप में। राइट। लाइक देयर वाज वन मूवी जो चेस के ऊपर थी, इट्स एन हाँ इंग्लिश सीरीज जो चेस के हाँ। ऊपर थी, बट उसको सपने में भी वो चेस ही सॉल्व कर रही होती है। तो मुझे वो चीज का इंटरेस्ट है, मतलब इट्स नॉट अबाउट के बेसिकली मतलब उस चीज में के स्टॉक मार्केट के उसमें, बट एनीथिंग जिसमें नंबर्स एंड यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड उसमें आप आगे बढ़ते जा रहे हो, तो ही वो आपकी हैबिट कल्टीवेट करता है। सपोज मैं भी फिर वो अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाता है, क्योंकि आपके ड्रीम्स भी आपके फंड के बारे में ही होंगे। इट्स मतलब ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, आई वुड नॉट रिकमेंड कि ये चीज़ें करो, अपनी लाइफ है एक, एंड फोकस पूरी लाइफ पे होना चाहिए, सिर्फ बिज़नेस पे नहीं होना चाहिए। बट अगर इंटरेस्ट है तो मतलब बी इंटरेस्टेड एंड डेवलप इट। वेरी ट्रू। तो देखो ये तो बिल्कुल साबित हो गया कि पैशन आपका होना चाहिए। और पिछले 50 मिनट से मैं बात कर रहा हूँ कृषा, कितने भी सवाल मैंने पूछे, लेकिन घूम फिर के बात मार्केट पे ही आ जाती है, या नंबर्स हाँ, पे आ जाती है, या बिजनेस पे आ जाती है। ये शो करता है कि आपका कितना जबरदस्त उसमें इंटरेस्ट है, लगाव है। तो इसकी लर्निंग्स क्या है हमारे इस बातचीत की, कि मार्केट में पैसा बहुत बन सकता है अगर आप अच्छे स्टॉक चूज करेंगे, चाहे वो माइक्रो कैप हो चाहे अनलिस्टेड हो। काम करने के लिए पैशन होना चाहिए आपके अंदर, और मार्केट आपको बहुत अगर समझ में आता है तो रिवॉर्ड, आपको उसमें काम करना चाहिए। और लड़कियां भी बहुत शानदार फंड मैनेजर हो सकती हैं, और द यंग मोस्ट एज में हो इंपॉर्टेंट सकती फैक्टर।
द मोस्ट यंग एज इम्पोर्टेंट में, लर्निंग, हाँ, यंग यस, एज में हो सकती है। तो ये इस बातचीत का नतीजा है। तो थैंक यू सो मच कृषा, और थैंक मेरी यू सो बेस्ट मच। विशेस है कि आप फंड लॉन्च करें, म्यूचुअल फंड लॉन्च करें, सब करें। थैंक यू सो मच कि आप दैट्स ये ऑल। सब करें और हम सब लोग देखें, एंड वी विल सेलिब्रेट दीज स्टोरीज, क्योंकि हम चाहते हैं कि लड़कियां इस फील्ड में आगे आएं जो अभी बहुत कम है यहाँ पे। यस। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग यहाँ पे बातचीत अपनी खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, और होपफुली हम लोग बीच बीच में जब कोई आप ऐसा अनोखा काम करेंगे तो हम लोग बीच बीच में बातचीत करते रहेंगे। डन, डन। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच, थैंक यू सो मच।